नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में जयशंकर प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना हमारे आलोचकों ने की है, तो उसमें ब्रह्मा के रूप में जयशंकर प्रसाद हमारे सामने आते हैं। देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में काशी में हुई। काशी में सुंघनी साहू एक चर्चित व्यवसायी परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम मुन्नी देवी और देवी प्रसाद था। इनका उपनाम कलाधर था और झारखंडी। इनके 2 नाम मिलते हैं, उपनाम कलाधर और झारखंडी। इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काव्य। यद्यपि प्रसाद जी ने काव्य और गद्य दोनों पर अपनी लेखनी खुलकर चलाई है। सबसे पहले काव्य देखते हैं। काव्य में इन्होंने लिखा उर्वशी। इसे उर्वशी चंपू भी कहते हैं। 1909 में ये रचना आई है। वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911। बभ्रुवाहन महाभारत का एक पात्र है, अर्जुन का पुत्र माना जाता है, बड़ा वीर था ये। कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, ये गीत नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद की कर कमलों से आया था, करुणालय। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार और झरना, ये दोनों 1914 में आए थे। और आंसू 1925, लहर 1933। आंसू उनका विरह प्रधान और स्मृति काव्य है और लहर में उनकी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और गीत संकलित हैं। लहर सुंदर गीतों का संकलन है। कामायनी 1935, ये कामायनी जो आधुनिक युग का, सिर्फ जयशंकर प्रसाद का ही नहीं, आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। अब आप देखें कि इनकी प्रथम कविता 1906 में आई थी ब्रज भाषा में और कलाधर उपनाम से भारतेंदु नामक पत्रिका में छपी थी इनकी पहली कविता। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह इनका जो आया वो कानन कुसुम है। प्रसाद जी पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। तो खड़ी बोली का जो पहला संग्रह है वो कानन कुसुम है। झरना छायावाद की प्रयोगशाला, हमारे आलोचकों ने कहा है कि झरना जो 1918 में प्रकाशित करती थी और उसी से छायावाद की उत्पत्ति, हमारे आलोचक, अधिकतर आलोचक सहमत हैं इस बात पर, उसे छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया है। आंसू इनका 133 छंदों का विरह और स्मृति काव्य है। कामायनी की चर्चा करते हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्गों में पूरी कामायनी विभक्त है। पहला सर्ग है चिंता, अंतिम सर्ग है आनंद और तीसरा जो सर्ग है श्रद्धा सर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद जी शैव दर्शन के अनुयायी थे, शैव दर्शन। और कामायनी छायावाद का उपनिषद है, यह कथन है शांतिप्रिय द्विवेदी जी का। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु, राजा मनु, और श्रद्धा की पूरी कहानी है कामायनी। प्राचीन काल की बात है, जब मनु राजा थे, अयोध्या के राजा थे, उसी समय जल प्रलय आ गई थी, पूरा भारतवर्ष पानी से डूब गया था। राजा मनु किसी तरह टूटी फूटी नौका के सहारे, लकड़ी के सहारे तैरते तैरते हिमालय पे जा पहुंचे और वहां उन्हें लगा कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं है। वे भी मर जाना चाहते थे, लेकिन बड़े राजा थे, धैर्यपूर्वक वो कुछ दिन जीवित रहे। वहीं उन्हें श्रद्धा मिली और फिर दोनों ने मिलकर इस संसार का निर्माण किया, ऐसी कल्पना की गई है। तो मनु मन के प्रतीक हैं। एक रूपक बांधा है प्रसाद जी ने कामायनी में। श्रद्धा जो राजकुमारी श्रद्धा थी, हृदय की प्रतीक है। इड़ा बुद्ध की प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। तो श्रद्धा और इड़ा राजा मनु की दोनों रानियां मानी जाती हैं और उनके पुत्र का नाम कुमार, मनु के पुत्र मानव, ये एक कल्पना है। जो कामायनी है उसका प्रथम छंद पूछा जाता है अक्सर,
आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है एक आध लाइन दे करके कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। ये प्रथम छंद है। और समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। ये अंतिम पंक्तियां हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है वो श्रद्धा सर्ग है। कौन तुम, यहीं से शुरुआत करते हैं प्रसाद जी श्रद्धा सर्ग की, कि राजकुमारी श्रद्धा जो गंधर्व देश की राजकुमारी थी, घूमते घूमते सवेरे हिमालय पर पहुंची तो देखा कि दुनिया में कोई है नहीं और एक आदमी बैठा हुआ तपस्यारत है। तो वो पूछती है, कौन तुम? संसृत जल नदी तीर तरंगों से फेंकी मणिएक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर दोनों में बातें होती हैं। प्रसाद जी मनु के बहाने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर मनु भी पूछते हैं श्रद्धा से, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। संयोग श्रृंगार का बहुत जबरदस्त उदाहरण है ये, जो प्रसाद जी की लेखनी से उद्भूत हुआ है। और श्रद्धा सर्ग की अंतिम पंक्तियां हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और श्रद्धा सर्ग में ही प्रसाद जी ने जो श्रद्धा के सौंदर्य की कल्पना की है, मनु की कल्पनाशीलता के बहाने, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघगन बीच गुलाबी रंग। अद्भुत कल्पना है, हिंदी साहित्य में ऐसी कल्पना कहीं नहीं मिलती है। तो ये प्रसाद जी की कामायनी जो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ इनकी गद्य रचनाओं की जानकारी ले लेते हैं प्रसाद जी की। ये तो काव्य की चर्चा हम लोगों ने कर ली। गद्य में भी प्रसाद जी ने विपुल साहित्य लिखा है। गद्य की लगभग हर विधा पर इनकी अपनी लेखनी चली है। तो हम सबसे पहले लेते हैं निबंध। निबंधों में जयशंकर प्रसाद की अपनी मौलिक कल्पना दिखी है। उनके जो विचार संप्रेषण का तरीका है बहुत बेहतरीन है। तो निबंध रचनाओं में सबसे पहले आते हैं प्रकृति सौंदर्य। प्रकृति सौंदर्य, काव्य कला, रहस्यवाद, और हिंदी कविता का विकास, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। निबंध प्रमुख ये हैं। फिर कहानी आते हैं। नंबर 2 कहानी। कहानियों में प्रसाद जी को विशेष सफलता मिली है। इनकी प्रथम जो कहानी थी ग्राम, प्रथम कहानी ग्राम, ये 1910 में इंदु पत्रिका में छपी थी। इंदु में छपी थी प्रथम कहानी ग्राम 1910 में। और फिर छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनके संग्रह हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 प्रमुख कहानी संग्रह हैं प्रसाद जी के। 1912, 1926, 1929, आंधी भी 1929 की है और ये 1936 का है। इस तरह प्रसाद जी की कहानियां हैं ये। फिर हम नाटक पर आते हैं।
प्रसाद जी का जो प्रथम नाटक है वो है सज्जन। सज्जन की रचना इन्होंने 1910 में की थी। फिर करुणालय 1910, करुणालय जो कि गीत नाट्य है, ये 1913 का है। और प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, प्रायश्चित, राजश्री और विशाख है। अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट इनका एकांकी है, जो हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 13 में। ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। और जन्मेजय का नागयज्ञ 26 में, कामना 27 में। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1928 में, स्कंदगुप्त भी 1928 में। और ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन हुआ था 1932 में। ये प्रसाद जी के प्रमुख नाटक है। कामना इनका प्रतीकात्मक नाटक है। ये प्रतीकात्मक नाटक है। कामना प्रतीकात्मक नाटक है। चंद्रगुप्त इनका श्रेष्ठ नाटक है। स्कंदगुप्त सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ध्रुव स्वामिनी भी बहुत अच्छा है। ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा, चलो स्कंदगुप्त की प्रथम पंक्ति बताइए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त का कथन है, जो कि ऐतिहासिक नाटक है। फिर हम चर्चा करते हैं इनके उपन्यास की। 3 उपन्यास प्रसाद जी के हैं, कंकाल, तितली और इरावती। ये इरावती अपूर्ण है, ये पूरा नहीं कर पाए थे प्रसाद जी। और ये है 1929, 1934 और 1936 में लिखा गया। ये ईस्वी सन में लिखा गया है ये। तो इस तरह हमने प्रसाद की रचनाओं की बात की। अब इनके कुछ प्रमुख पंक्तियों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि काव्यात्मक पंक्तियां होंगी, चर्चित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कमानी की पंक्तियां हैं। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर लो लहर की घातें, बहुत आंसू से प्यारी, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। और
अगली पंक्ति जो चंद्रगुप्त से ही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बहुत पंक्ति है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, फैला जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। बहुत देश की पराधीनता के समय ये पंक्तियां लिखी गईं, और उस समय देश के जो हमारे साहित्यकार थे वो जनमन में इतना उन्माद भर देना चाहते थे स्वाधीनता के लिए कि जिससे देश के पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए और अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़े। और शायद प्रसाद जी इस मामले में खूब सफल हैं। और एक दो पंक्ति देखते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधू वह तनिक संकुचित बैठी थी। सिंधु सेज पर धरा वधू वह तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। मानवीय कर अलंकार का बहुत जबरदस्त प्रयोग कवि ने यहां पर किया है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, ये कामायनी की पंक्ति है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, बहुत चर्चित पंक्ति है। और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वह जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। कामायनी की पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी की पंक्तियां। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था। चेतना एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। तो इस तरह एक और पंक्ति ले लेते हैं। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरों से। और एक दो पंक्तियों के बाद अगली पंक्ति है कि काली आंखों में कितनी यौवन की मद की लाली, माणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन जयशंकर प्रसाद की कविता में मिलता है। एक प्रातःकाल का सूर्योदय होता है तो प्राची में लालिमा छा जाती है, अंधकार ही रहता है तभी लालिमा हो जाती है। प्रकृति सौंदर्य को नायिका के सौंदर्य से कैसे बांधा है प्रसाद जी ने कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल। देख बिखरता है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली। देख अकिंचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद का हमने उनका जीवन और उनकी पूरी रचनाएं, गद्य पद्य सारी और उनकी प्रमुख पंक्तियों की चर्चा कर ली है। अगली कविता में मैं छायावाद के अन्य कवियों की अलग अलग चर्चा करूंगा।